तो ये कहानी है एक बच्चे की जिसको डेविल दिखाई देता है, फील होता है, हॉन्ट करता है और उसको मारकर उसकी सोल को लेना चाहता है, जिसे बचाने की बहुत कोशिश की जाएगी। साथ ही साथ ये कहानी एक ऐसे केस की है जिसके अंदर एक टीनेजर अपने दोस्त को स्टैब करके खत्म कर देता है, लेकिन उसका दावा था कि ये काम उसने नहीं बल्कि डेविल ने उससे करवाया है। और अब उस पोजेशन और डेविल के आतंक की पूरी और सच्ची दास्तां हम जानने वाले हैं। और मूवी में इस्तेमाल होने वाले रिकॉर्डिंग्स, न्यूज चैनल क्लिपिंग्स और सब कुछ पूरी तरह से असली है, बस उस चीज को प्रिजर्व ने बताने के लिए एक्ट करे गए हैं। तो कहानी शुरू होती है ब्रुकफील्ड टाउन कनेक्टिकट से, जहां पर हम देखते हैं ग्लाडसेल फैमिली को, जिसके अंदर है मदर जोडी ग्लाडसेल, उनके 3 बेटे जिसके अंदर है बड़ा बेटा कार्ल, बीच वाला बच्चा है एलन और सबसे छोटा बेटा है डेविड, और बेटी डेबी जो कि फिलहाल अभी अपने बॉयफ्रेंड आर्नी जॉनसन के साथ रिश्ते में है। डेविड शुरू से ही एक अलग सा बच्चा था जो कि ज्यादातर टाइम अपनी मदर के साथ ही बताया करता, लेकिन उनका परिवार पूरी तरह से आम था, कोई भी दिक्कत नहीं थी। डेबी अब आर्नी के साथ शादी करने के प्लान में थी और उसके साथ ही रहने के लिए घर ढूंढ रही होती है, जो कि उसे न्यू टाउन में मिल भी जाता है, जिसे वो रेंट पर ले लेती है। अब सभी लोग उस घर पर जाते हैं साफ सफाई कराने के लिए और सेट इन करने के लिए, और ये डेट होती है 2 जुलाई 1980। और यहीं से सब कुछ शुरू होने वाला था ग्लाडसेल फैमिली में, स्पेशली डेविड की जिंदगी में। यहाँ पर आपको एक अलग ही पर्सपेक्टिव मिलने वाला है इस रियल केस का। खैर अब कहानी पर वापस आते हैं। तो डेविड एक रूम के अंदर साफ सफाई कर रहा होता है और सडनली सभी लोग देखते हैं कि वो डर कर घबराया हुआ बाहर आता है। वो बाहर आकर बैठ चुका था और पूरा पसीना पसीना हो चुका था। वो सबसे एक ही बात बोलता है कि उसे जल्दी से जल्दी घर से ले जाओ, इस घर से दूर ले जाओ, और अभी किसी को ये बात समझ में नहीं आती। डेविड उस कमरे की खिड़की को देखता है तो वहाँ पर कोई अदृश्य शक्ति उसे ही देखी जा रही थी। अब वो सभी घर आ जाते हैं और डेविड से पूछते हैं कि आखिर हुआ क्या था, और अब हम ये देख पाते हैं कि आखिर उस कमरे में हुआ क्या। तो जब वो रूम की साफ सफाई कर रहा था तो उसको कोई स्ट्रॉन्ग इनविजिबल फोर्स अपने पास फील होने लगती है। कुछ आहट भी उसको आती है और वो इनविजिबल शक्ति उसे बेड पर धक्का देकर गिरा देती है, जिससे वो बहुत ही ज्यादा डर जाता है। और तभी उसको एक डेविलिश शैडो दिखाई देती है जिसकी बड़ी ही भयानक आंखें थी और वो पूरी तरह डेविल ही लग रहा था। घर पर डेविड बताता है कि डेविल उसकी सोल लेना चाहता है और उसे वो लोग कैसे भी बचा ले, लेकिन अभी किसी को इन बातों पर यकीन नहीं होता और सबको लगता है कि उसने भी बुरा सपना देखा होगा। खैर अब रात को सभी सो जाते हैं और डेविड को कुछ भयानक सपने आते हैं और वो उसी अदृश्य शक्ति को घर के अंदर आता हुआ फील कर पाता है। वो उठकर बाहर देखता है तो उसे कोई पर्सन की शैडो दिखाई देती है जो कि अगले ही पल गायब हो जाती है, जिससे कि वो बहुत डर जाता है। अब ये सब देखकर जोडी अपने बच्चे के लिए बहुत परेशान थी। वो चर्च से फादर को बुलाकर घर को प्योर करवाती है, जिससे सब कुछ ठीक हो जाएगा। अब फादर वहाँ पर आकर ऐसा ही करते हैं और वो लोग राहत की सांस लेते हैं, लेकिन उससे पहले ही अगली ही रात को डेविड डर कर जाग उठता है, चिल्लाता है कि वो आ रहा है, उसकी सोल लेने आ रहा है, उसे बचाओ। और अब सभी लोग उसे संभालने आते हैं। पूरे घर के अंदर हलचल शुरू हो गई थी, सामान यहाँ से वहाँ गिरने लगता है। डेविड बार बार बोलता रहता है कि दरवाजा मत खोलना, डेविल आ रहा है, उसकी सोल ले जाएगा, वो उसे खत्म कर देगा, उसको बचा लो। लेकिन अब तक सारी की सारी फैमिली परेशान हो चुकी थी, क्योंकि सभी उस गोस्ट, इविल या फिर डेविल को फील कर चुके थे और अब उन्हें कोई भी रास्ता नजर नहीं आता कि वो क्या करे, कहाँ पर जाए और डेविड को कैसे बचाया जाए। अब जोडी की नेबर उसे साइकिक इन्वेस्टिगेटर के बारे में बताती है, जो कि हमारे लेट एड और लॉरेन वॉरेंस हैं, जिनको हम अच्छे से जानते हैं। वो लोग उस वक्त तक ज्यादा फेमस नहीं थे, लेकिन एमिडेबल हॉरर के बाद वो फेमस हुए, जहाँ उस घर को उन्होंने इन्वेस्टिगेट किया था, जहाँ पर एक आदमी ने अपनी फैमिली को खत्म कर दिया था। और उस केस पर मूवी बनने से एड और लॉरेन वॉरेन भी फेमस हो चुके थे, जिनके चर्चे सब जगह होने लगे। इनफैक्ट वॉरेंस जिस केस से बहुत ही ज्यादा फेमस हुए थे, उसके ऊपर मैंने नेटफ्लिक्स के ऊपर एक बहुत बढ़िया सीरीज देखी थी। अगर आप चाहते हैं कि मैं उस रियल स्टोरी को ही बताऊं तो जरूर बताना, बहुत ही मजा आएगा आपको सुनने में भी और मुझे एक्सप्लेन करने में भी, क्योंकि मैं जानता हूँ कि मेरी ऑडियंस प्रॉपर हॉरर चाहती है, डेविल, भूत प्रेत, विचेस, पिशाच, पिशाचनी। तो लिख देना कमेंट सेक्शन में कि आपको वो चाहिए या फिर नहीं। खैर अब जोडी इन लोगों से बात करती है और एड पहले उससे पूछते हैं कि क्या उन्हें डॉक्टर को दिखाया, जिस पर वो मना कर देती है और पहले एड डॉक्टर को अपने साथ लाते हैं, जो कि डेविड को चेकअप करते हैं, लेकिन मेंटली और फिजिकली वो पूरी तरह से फिट था। मतलब कि जो प्रॉब्लम्स वो फेस कर रहा है उसकी जो रूट है वो मेंटली या फिर फिजिकल नहीं है, ये बात तब क्लियर हो गई थी। अब एड और लॉरेन डेविड से मिलते हैं, उससे बात करते हैं और ये सब चीजें रिकॉर्ड होती हैं, जिनकी रियल रिकॉर्डिंग्स भी हम सुन पाते हैं।
ये लोग अब आम सवाल जवाब से शुरू करते हैं और वो लोग इस घर को हॉन्टेड कहने से पहले खुद इसकी पुष्टि करना चाहते थे, फील और एग्जामिनेशन करना चाहते थे। और अब एड उस एंटिटी या फिर जो भी वो है उसे प्रवोक करता है। अगर वो यहाँ पर है और पावरफुल है तो अपनी प्रेजेंस फील करवाए, टेबल पर 3 बार टैप करके दिखाए बिना कुछ छुए, और कुछ ही पल शांति के बाद पूरे किचन एरिया में 3 बार हलचल होना शुरू हो जाती है। और वो एंटिटी या फिर डेविल जो भी था उसने अपनी प्रेजेंस और पावर फील करवा दी थी, साबित कर दी थी। एड अब डेविड से पूछते हैं क्या वो इससे डर रहा है। इस पर वो कहता है कि वो एंटिटी उससे नाराज है क्योंकि वो एड से बातें कर रहा है और एड यहाँ पर आए तो वो उसे मार देगा। और अब तक सभी लोग बहुत ज्यादा डर चुके थे। अब लॉरेन यहाँ पर पूरे के पूरे घर के अंदर घूम रही थी, जिसे घर के अंदर अजीब सी वाइब्रेशंस फील होती हैं, कुछ अट्रैक्शन फील होती है क्योंकि अक्सर ऐसे स्पिरिट्स या फिर एनर्जीज घर की किसी पर्टिकुलर पर्सन की ओर चिपक जाती है या फिर आकर्षित होती है। खैर वो एड के पास आती है और उससे कहती है कि उन्हें डेविड के पीछे एक बड़ी काली एंटिटी साफ साफ दिखाई दे रही है और वो रिवील करती है कि ये कोई घोस्ट वगैरह नहीं है बल्कि एक डिमोनिक एंटिटी है जिससे कि ग्लाइडल फैमिली के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। अब एड उनको सजेस्ट करता है कि उन्हें चर्च की मदद लेनी होगी और ज्यादा से ज्यादा प्रूफ आर्च बिशप को देने होंगे, उनसे बात करनी पड़ेगी और फिर चर्च बताएगा कि क्या करना है, एग्जॉर्सिज्म करना है या फिर नहीं, और वो किससे डील कर रहे हैं। अब ग्लाइडल फैमिली ऐसा ही करती है, वो लोग कैमरा और वॉइस रिकॉर्डर्स अरेंज करते हैं और डेविड पर नजर रखना शुरू कर देते हैं, जिसकी हालत समय के साथ बुरी होती जा रही थी। वो कभी कभी बैठे बैठे बेहोश हो जाया करता क्योंकि उसकी एनर्जी को वो डिमोनिक एंटिटी चूस रही थी। कभी कभी उसका बिहेवियर सडनली चेंज हो जाता और वो अजीब हरकतें करने लगता, काफी गुस्से में रहता, एग्रेसिव रहता। उसकी आवाज एग्रेसिव होते ही बदल जाया करती, जिसे पूरी फैमिली संभालने की कोशिश करती है, लेकिन वो शांति नहीं होता और उनसे गंदी गंदी बातें बोलता, उनको गालियां देता, अपने भाइयों और बहनों और माँ से बहुत बुरे शब्द बोल देता। और अब वो अपने हाथ हवा में अपनी गर्दन के पास रोकता, जैसे कि वो किसी को रोक रहा हो उसे चोक करने से। और यहाँ भी ठीक था, लेकिन अब वो धीरे धीरे अपनी बहन और माँ पर भी हमला करने लगा था और उन्हें चोक करके खत्म करने की कोशिश करने लगा। और ये चीज कई मिनट या फिर घंटों तक चलती रहती, जिससे पूरी फैमिली बहुत डरी हुई थी, परेशान थी, जो कि हर बार उसे संभालने के लिए प्रेयर्स करते और अपनी पूरी जी जान लगा देते उसे ठीक करने के लिए। वो डेविड को कभी अकेले नहीं छोड़ सकते थे क्योंकि कोई भी अनहोनी कभी भी हो सकती थी। मींस अकेला रहने पर वो खुद खत्म हो सकता था, लेकिन उसके आसपास लोग रहे तो वो उनको खत्म कर देता और वो खुद भी खत्म हो सकता था। और यहाँ सबसे बड़ी बात ये थी कि उस वक्त पर जोड़ी पूरी तरह अकेली पड़ गई थी क्योंकि डेविड के फादर को इन सब पर यकीन ही नहीं था। उन्हें लगता कि उसे कोई मेंटल इलनेस है और वो अक्सर घर के बाहर ही रहा करते और रात में आकर सो जाया करते। और जब तक उन्हें यकीन होना शुरू हुआ तब तक बहुत देर हो चुकी थी। अब ये सारी चीजें अगस्त और सितंबर के आसपास हो रहा था और इन सभी एक्टिविटीज के बाद ग्लेड्जल फैमिली एड और लॉरेन को फिर से बुलाते हैं, जो कि आकर उन रिकॉर्डिंग्स फोटोज को चेक करते हैं और कहते हैं कि उन्हें एग्जॉर्सिज्म की जरूरत है क्योंकि डेविड पूरी तरह पोजेशन में है। और मुझे यहाँ पर समझ में नहीं आया कि इतना टाइम इस फैमिली ने और वॉरस ने लगाया क्यों। खैर जूडी भी यही बोलती है और एड और लॉरेन भी फील कर चुके थे कि अब डेविड या तो खुद खत्म हो जाएगा या फिर किसी और को खत्म जरूर कर देगा, क्योंकि डीमंस या फिर डेविल ऐसा ही करवाता है फुल पोजेशन के बाद में। उनका असली काम यही होता है कि पूरी फैमिली को परेशान करना, उनको कमजोर कर देना और फाइनली किसी का खात्मा करना जो कि पजेस्ड होता है, या फिर उसके हाथों किसी और को खत्म करवा देना। आई मीन डीमंस या फिर डेविल एक सोल तो लेकर जरूर जाते हैं। खैर वो फैमिली चर्च से कांटेक्ट करती है और रोमन कैथोलिक चर्च के अंदर एग्जॉर्सिज्म आसान नहीं है और बहुत ही लंबा प्रोसेस और पेपर वर्क से गुजरना पड़ता है। यानी कि वही सब कुछ हादसा हो गया तो हम जिम्मेदार नहीं है, और वह यानी कि वही बात है कि अगर इसको कुछ हो जाता है तो हम उसकी जिम्मेदार नहीं है वगैरह वगैरह। ऑब्वियस बात है कि अपने ऊपर कौन रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा। और बात करें दुनिया भर के लोगों की तो 99.9% लोग ऐसी चीजों पर विश्वास नहीं करते। खैर अब उस फैमिली से मिलने एक कार्डिनल आते हैं और बाकी प्रूफ भी वो देख चुके थे, तो अब चर्च एक माइनर एग्जॉर्सिज्म अप्रूव कर देता है। अब वो लोग 2 सितंबर 1980 को चर्च आते हैं जहाँ पर फादर वर्कुलेक एग्जॉर्सिज्म करने वाले थे और वो उन्हें पहले ही सचेत कर देते हैं कि एग्जॉर्सिज्म आसान नहीं होता, इसमें जान जाने तक का खतरा हो सकता है। लेकिन ग्लाइडजल फैमिली ऑलरेडी बीच में फंसी हुई थी। अगर एग्जॉर्सिज्म कराएं तो शायद से डेविड मर सकता था, और अगर ना कराएं तो डेफिनेटली उसकी मौत होती, या फिर घर के अंदर भी कोई मारा जा सकता था। अब एग्जॉर्सिज्म शुरू होता है और वो शुरुआत एक मास से करते हैं और सेशन शुरू होते ही डेविड बेहोश हो जाता है और अब पूरे चर्च में एक अजीब सी ठंडक फैल जाती है, सबकी हड्डियों में एक कंपन सी पहुंच जाती है और तभी डेविड पोजीशन में आता है और फादर को बहुत गंदी गंदी गालियां बकने लगता है।
वो अग्रेसिव होकर फादर के ऊपर हमला करने बढ़ता है और सभी लोग उसे संभालने में लग जाते हैं। और यहाँ पर आर्नी उसे बहुत ज्यादा संभाल रहा था, जो कि अपनी फीलिंग्स में बहुत बह जाता है और डेविड को बचाने के लिए और अपनी गर्लफ्रेंड को संभालने के लिए डीमन से कहता है कि वो उसे छोड़कर आर्नी पे हमला करे और अगर उसके अंदर दम है तो ऐसा करके दिखाए। और ये सुनकर एड और लॉरेन परेशान हो जाते हैं, जो कि जानते हैं कि ऐसा नहीं करना चाहिए था। दुनिया के अंदर कोई भी चीज की जा सकती है, कुछ भी करो, लेकिन डेविल या फिर डीमन को चैलेंज मत करो, क्योंकि ऐसा करने से चैलेंज करने वाले पर ही पूरा खतरा बन जाता है। और यहाँ पर आर्नी ने यही किया था और तभी डेविड अचानक से ठीक हो जाता है और एक्सॉर्सिज्म पूरा हो गया था, जो कि एक माइनर एक्सॉर्सिज्म था। यहाँ पर पूरी चीजें भी नहीं करी गई, लेकिन फिर भी वो ठीक हो गया। अब सभी लोग घर आते हैं और डेविड अपनी नई जिंदगी में बहुत खुश था। और अब कुछ ही टाइम के बाद में डेबी और आर्नी भी एक घर के अंदर शिफ्ट हो जाते हैं और अपनी नई जिंदगी शुरू करते हैं, जहाँ डेबी कोई जॉब भी ज्वाइन कर लेती है। अब यहाँ पर सब कुछ ठीक तो हो गया था, लेकिन लॉरेन को ऐसा नहीं लगता था। उसे यहाँ पर कुछ न कुछ गड़बड़ लग रही थी और वो पुलिस स्टेशन जाकर डिटेक्टिव ग्लेन कूपर से मिलती है और उनको सब कुछ बताती है जो डेविड के साथ हुआ। बाद में एक्सॉर्सिज्म और फिर आर्नी का चैलेंज, और वो कहती है कि उसने डेविल को चैलेंज किया है, जो कि सही नहीं था। और वो जानती थी, वो श्योर थी कोई बड़ा हादसा होगा, किसी की जान जरूर जाएगी। और वो पूरी तरह सीरियसली ये बातें बोल रही थी, जिससे पुलिस भी सोच में पड़ जाती है कि हाँ, शायद से ऐसा कुछ हो सकता है। खैर, अब यहाँ पर लॉरेन की बात सही होगी या फिर नहीं, इसके बारे में फिलहाल किसी को कोई भी अंदाजा नहीं होता। ऐसे ही करते करते 5 महीने बीत जाते हैं उस एक्सॉर्सिज्म के हुए और फरवरी आ जाती है और आर्नी डेबी के साथ एक अच्छी जिंदगी बिता रहा होता है। और तभी 16 फरवरी 1981 आती है, जिस दिन वो सुबह थोड़ा सा अजीब फील कर रहा था। उसकी तबीयत उसे ठीक नहीं लगती और वो इस चीज को नजरअंदाज कर देता है। वो डेबी के साथ अपनी बहनों को पिक करने निकल जाता है, जिनके साथ उसे वीकेंड स्पेंड करना था। अब वो लैंडलॉर्ड एलन बोनो के साथ लंच करते हैं और थोड़ी वाइन पीते हैं, जहाँ पर एलन को नशा हो जाता है और अब आर्नी डेबी को वहाँ से जलने के लिए कहता है, क्योंकि एलन ज्यादा ही नशे में हो गया था और ऐसे माहौल में वो अपनी बहनों को नहीं रख सकता था। लेकिन अब यहाँ पर आर्नी पूरी तरह से ब्लैंक हो जाता है, जिसके बाद में डेविड के घर कॉल जाता है, जिसको वो लोग पिक करते हैं और डर से सहम जाते हैं। और उसके पेरेंट्स जल्दी ही डेबी के पास आ जाते हैं, उनके किराए वाले घर पर, जिसके अंदर उसने रोते हुए उनको कॉल किया था, क्योंकि शॉकिंगली आर्नी ने एलन को स्टैब कर दिया था। अब डेविड को अपने घर पर विजन्स दिखाई देते हैं कि आर्नी को डेविल ने पूरी तरह पोजीशन में ले लिया है, क्योंकि वो दोनों कहीं ना कहीं आपस में जुड़े हुए थे। पास्ट में डेविड ने सेम डीमन या फिर डेविल का सामना किया था। उसने ये भी देखा था कि उसने एलन को खत्म कर दिया है और अब वो डेविड को खत्म करने उसके घर की ओर बढ़ता चला आ रहा है। डेविड इससे बहुत डर जाता है और अपने भाई के साथ मिलकर घर को लॉक कर लेता है। अब एलन को हॉस्पिटल लेकर जाया जा रहा था और एम्बुलेंस ड्राइवर रास्ते में आर्नी को देखकर पहचान लेता है और आर्नी को अरेस्ट कर लिया जाता है। और अगर वो अरेस्ट नहीं होता तो डेविड को जरूर मार देता। और यही सेम चीज हमने कॉन्जरिंग 3 में देखी थी, लेकिन काफी शॉर्ट टाइम के लिए। साथ ही साथ डेविड का भाई भी मारा जाता और पता नहीं उसके जरिए डेविल कितने और लोगों को खत्म कर देता। अब आर्नी को पुलिस स्टेशन लेकर जाया जाता है, जहां पर ग्लेन उसे इंटेरोगेट करते हैं, लेकिन वो एक ही चीज बोलता है कि उसने किसी को नहीं मारा, उसे कुछ भी याद नहीं है कि क्या हुआ। वो बार बार कहता है कि उसने कुछ भी नहीं किया, लेकिन पुलिस उससे बार बार एक ही बात कहती है कि उसने एलन बोनो को स्टैब करके खत्म कर दिया है। अब आगे जाने से पहले हम जानते हैं कि हुआ क्या था, क्योंकि हमने कॉन्जरिंग देखी है, लेकिन अब खुलेंगे इस केस के असली पत्ते और हम कहानी की सच्चाई को जान पाएंगे कार्ल ग्लेड्सेल के जरिए, जो कि बताता है कि ये केस डेविल मेड में डू इट जोता है और डेविल ने एलन बोनो को मारा आर्नी को पदस्थ करके, ऐसा उसे नहीं लगता। असल में उस वक्त पर एक रूमर फैला हुआ था कि एलन और डेबी का अफेयर था, लेकिन डेबी पुलिस को भी क्लियर करती है कि उसका पास्ट एलन के साथ था, जो कि अब खत्म हो चुका था, क्योंकि लोगों को शक था कि उस पास्ट की वजह से शक में ही आर्नी ने एलन को मारा, लेकिन वो ऐसा मानने को तैयार ही नहीं था। अब कई लोग ये भी कहते हैं कि एलन बोनो की गंदी नजर डेबी के ऊपर थी, इसके चलते ही आर्नी ने उसको खत्म कर लिया। अब कई लोगों का ये भी मानना था कि लैंडलॉर्ड एलन बोनो की गंदी नजर डेबी के ऊपर थी और वो उसे छेड़छाड़ कर रहा था, जिसके चलते ही आर्नी ने ऐसा कर दिया। अब यहाँ तक तो सब कुछ ठीक ठाक था और कोर्ट के अंदर उनकी दलीलें भी चल रही थी, जहाँ पर आर्नी एक ही बात कहता है कि डेविल ने उससे ऐसा करवाया, लेकिन कोर्ट डेविल वाले एंगल को बिल्कुल नकार देता है। उसकी बहन की भी स्टेटमेंट यही थे कि उसने हाथापाई में एलन को स्टैब किया था। तो अब ये डायरेक्ट मर्डर से बचने का केस बन चुका था और उसको सजा सुना दी जाती है, जिससे डेबी बहुत दुखी हुई और आर्नी ने उससे कहा कि वो शादी कर ले, क्योंकि वो नहीं जानता कि उसका क्या होगा और वो कब वापस आएगा। अब आर्नी के जेल जाने से जूडी भी दुखी थी और डेविड भी, जो कि खुद को दोषी मानता है कि उसकी वजह से ही डेविल उसके अंदर चला गया। यहाँ पर ना डेविड और आर्नी का रिश्ता काफी अच्छा था आपस में। खैर, अब कार्ल बताता है कि सच ये है कि जब एड और लॉरेन बॉर्न शुरू में डेविड को चेक करने आते थे तो वो लगभग रोज ही आया करते थे और उनका भी एक एजेंडा था।
वॉरेंस के खिलाफ ये सारी बातें बहुत सारी फैली हुई थी कि वो यहाँ पर सब कुछ झूठ मूठ करते हैं। वो बताता है कि वॉरेंस बच्चों के सामने ही कहते थे कि पजेस्ड होकर वो ऐसा कर सकता है, गाली दे सकता है, थूक सकता है, और उनके जाने के बाद डेविड वैसा ही किया करता था। और एक दिन तम आकर उसके फादर ने उसको थप्पड़ मार दिया और वो एकदम शांत होकर बैठ गया। मीन्स डेविड एक थप्पड़ से चुप हो गया, जो कि बहुत ही वियर्ड बात थी। अब जूडी भी इंटरव्यूज देने लगी, फेमस होने लगी, और कार्ल के अकॉर्डिंग वो एक डोमिनेंट लेडी थी जो कि अपने तरीके से घर चलाना चाहती थी। वो काफी रिलीजियस कभी नहीं थी, बल्कि वॉरेन से कांटेक्ट में आकर वैसी हुई। वो अब हॉलीवुड जाती या हम आ जाती, उसके पास ऐशो आराम था। और अब वॉरेंस ने एक राइटर हायर किया जो कि उनका रेगुलर राइटर था, जो कि उनके केसेस पर किताब लिखता, और उन्होंने डेविड और आर्नी के केस पर किताब लिखवाई। और जो हुआ उसको घुमा फिरा कर जबरदस्ती स्केरी बनाया, यानी कि वही कहानी जिसको हम शुरुआत से देख चुके हैं। अब एड और लॉरेन वॉरेन ने अपनी किताब से कॉन्जरी मूवी से बहुत पैसा कमाया, स्पेशली डेविड केस से। उस टाइम पर लगभग $81,000 उनको मिले, जबकि जूडी को मात्र $5,000, और उसे रियलाइज हुआ कि उसके साथ धोखा हो चुका है। खैर ये थी स्कीज की पूरी कहानी कार्ल की जुबानी, जिसको ये लगता है कि पोजेशन तो नहीं हुआ लेकिन फैमिली इससे पूरी भी कर गई। लेकिन एक बड़ा सच अभी वो सामने रखता है कि जब जोडी की मौत हुई तो उसका सामान चेक किया गया और उसको एक दवाई के बारे में पता चला जो कि वो खाने में मिलाकर अपनी फैमिली को देती थी। खैर ये एक तरह का स्पेयर ड्रग था जिससे कि सभी लोग उसके हिसाब से चले, लेकिन इसके बहुत ही लॉन्ग टर्म में साइड इफेक्ट्स थे, और एक मेजर साइड इफेक्ट था हेलुसिनेशंस होना। और बहुत लंबे समय तक वो ड्रग लेने से ही डेविड को हेलुसिनेशंस हुए थे, और ये सब एक्चुअल में हुआ था। कभी कोई पोजीशन था ही नहीं कार्ल के अकॉर्डिंग, ना उस पर ना आर्नी पर, ऐसा कार्ल का मानना था। आर्नी को भी सेम ड्रग्स दिए जाते थे। आर्नी उस वक्त 16 साल का समझदार टीनेजर था, और ये एक डेविल पोजेशन था या फिर मानना था डेविड का, जो कि उस वक्त मात्र 11 साल का था, जो आज तक वही मानता है और एक ट्रॉमा में जी रहा है। बात करें आर्नी के बारे में तो उसको 1986 में रिलीज कर दिया गया, और उसने डेबी से शादी करके अपनी जिंदगी काफी अच्छे से बिताई, जो कि अब पजेस तो नहीं है लेकिन खुद को डेविल से बचाने की पूरी कोशिश करता रहता है, यानी कि उसके मन में ये सारी चीजें घर कर गई थी। खैर आप लोग मुझे बताना कि यहाँ पर डेविल का पोजेशन वाकई में था या फिर यहाँ पर वॉरेंस ने सबको लूटा, साथ ही साथ जोडी ने ड्रग्स वगैरह दिए थे या फिर नहीं, आपका क्या मानना है। लेकिन हाँ देखो, वही बात है कि जिसके साथ होता है वही इसको मानता है, बाकी लोग तो इसको किसी ना किसी तरह से गलत प्रूफ कर ही देते हैं। और इसी के साथ में ये डॉक्यूमेंट्री मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी द डेविल ऑन ट्रायल फिल्म की कहानी, जो कि नेटफ्लिक्स के ऊपर फिलहाल ट्रेंडिंग में चल रही है और लेटेस्ट फिल्म है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल के ऊपर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आप चाहते हैं कि मैं एक और रियल केस के ऊपर वीडियो बनाऊं तो जरूर बताना, काफी इंटरेस्टिंग सीरीज है वो भी। तो मैं आप सबको मिलता हूँ अगली वीडियो के साथ में।